फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है ये है बौद्ध का राज्य संबंधी विचार। फर्स्ट हो गया राज्य की उत्पत्ति के बारे में। बौद्ध के अनुसार राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। बौद्ध का ये मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो परिवार से हुई है। उसका विचार है कि परिवार हो गया और आर्थिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकार के समुदायों का जन्म किससे होता है? मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जो परिवार हो गया, चाहे आर्थिक हो गया, चाहे धार्मिक और जो अन्य प्रकार के समुदाय हैं, उन सभी का जन्म किससे हो गया? मनुष्य की जो मूल सामाजिक प्रवृत्ति है उसके कारण हुई है। सामाजिक भावना ने मनुष्य को नागरिक समाज की संरचना के लिए प्रोत्साहित की। जो सामाजिक भावना है मनुष्य में, उसने मनुष्य को क्या नागरिक समाज की रचना के लिए प्रोत्साहित किया है। व्यापार, धार्मिक गतिविधियों और अन्य कार्य क्रियाकलापों की पूर्ति बनाए गए संगठन नागरिक समाज का रूप धारण करते हुए अथवा उनके विचार में अन्य समुदायों के साथ राज्य भी परिवार से उत्पन्न हुआ है। तो राज्य भी क्या हुआ है? अन्य संगठनों की भांति परिवार से उत्पन्न हुआ है। बौद्ध के अनुसार राज्य परिवारों तथा उसकी सामान्य संपत्ति का एक समुदाय है। तो बौद्ध का ये मानना है कि राज्य क्या है? परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का एक समुदाय है, जिसका शासन एक संप्रभु शक्ति एवं विवेक द्वारा होता है। जब परिवार का मुखिया घर के बाहर निकलकर दूसरे परिवार के मुखियाओं से मिलकर कार्य करता है तो वह नागरिक बन जाता है। जब क्या होता है कि परिवार का जो मुखिया घर के बाहर निकलकर दूसरे परिवार के मुखियाओं से मिलकर कार्य करता है तो वो नागरिक बन जाता है। सामूहिक प्रतिरक्षा हो गया एवं अन्य सामूहिक कार्यों हेतु परिवारों के संघ और कई संघ से मिलकर एक गांव का रूप धारण करते हैं। क्या होता है कि जो सामूहिक सुरक्षा हो गया, अन्य जो सामूहिक कार्य होते हैं परिवार हेतु परिवार के संघ और कई संघ मिलकर क्या करते हैं? एक गांव का रूप धारण करते हैं। बौद्ध का कहना है कि ये सब जब एक प्रभुसत्ता द्वारा संयुक्त होता है तब राज्य का निर्माण होता है। जब ये सारी चीजें क्या होते हैं? प्रभुसत्ता द्वारा संयुक्त होता है तो तब राज्य का निर्माण होता है। बौद्ध राज्य के प्रादुर्भाव के लिए शक्ति सिद्धांत का समर्थन करता है। तो बौद्ध जो है वो राज्य के प्रादुर्भाव के लिए किसका? शक्ति सिद्धांत का समर्थन करता है और राज्य को विभिन्न पारिवारिक समूह में होने वाले युद्धों का परिणाम बताता है। इस प्रकार वह राज्य के निर्माण में कहीं न कहीं शक्ति का हाथ अवश्य दिखता है। संक्षेप में बौद्ध परिवार को राज्य का आधारशिला मानता है। तो बौद्ध राज्य का परिवार को क्या मानता है? राज्य का आधारशिला, जिसका निर्माण सामान्य संपत्ति के संयुक्तिकरण से होता है, जो एक संप्रभु के विवेकपूर्ण एवं विधिसंगत साधन के अधीन है। बौद्ध के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों से ही राज्य के निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। फर्स्ट हो गया, तो राज्य की जो उत्पत्ति संबंधी जो विचार हैं बौद्ध के, उससे निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है राज्य की। फर्स्ट हो गया विधिसंगत सरकार। बौद्ध के अनुसार राज्य में विधिसंगत सरकार होती है। विधिसंगत सरकार से बौद्ध का अभिप्राय है कि शासन न्यायपूर्ण एवं प्राकृतिक कानून के अनुसार होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? बौद्ध का यह अभिप्राय है कि सरकार क्या शासन क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण एवं प्राकृतिक कानूनों के अनुसार होना चाहिए। वह विधिसंगत शब्द का प्रयोग करके राज्य को डाकुओं के गिरोह जैसे अवैध संगठन से पृथक करता है। तो वो क्या करता है? विधिसंगत जो शब्द है उसका प्रयोग राज्य को क्या करता है? जो डाकुओं का गिरोह जैसे अवैध संगठन से पृथक करता है। बौद्ध के शब्दों में डाकुओं का गिरोह चाहे कितनी भी शांति और एकता से रहे, हम उसको समाज या राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें प्रकृति के कानून के अनुसार विधिसंगत सरकार का प्रमुख लक्षण नहीं होता है। तो ये खुद बौद्ध ने डेफिनेशन दी है। दूसरा हो गया परिवार। बौद्ध के अनुसार राज्य परिवारों का समूह है। उसने अपने परिवार संबंधी विचार अरस्तु से ग्रहण किए। तो उसने माना है परिवारों का समूह है राज्य। तो उसने जो ये अपने परिवार संबंधी विचार है अरस्तु से ग्रहण किया, वह व्यक्ति के नाते विशेष महत्व नहीं देता है और न उसको राज्य का निर्माण करने वाली इकाई मानता है। उसके राज दर्शन में व्यक्ति से कहीं अधिक महत्व परिवार का है। उसके जो राज दर्शन है उसमें व्यक्ति से कहीं अधिक महत्व किसका है? परिवार का है। बौद्ध परिवार से ही राज्य की उत्पत्ति मानता है। परिवार की आधारशिला पर ही राज्य का निर्माण होता है। सेवाइन के शब्दों में बौद्ध ने राज्य को परिवारों का शासन बताया है। जब एक परिवार का मुखिया अपने घर से बाहर निकलकर अन्य परिवारों के मुखियाओं के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह नागरिक बन जाता है। सामूहिक सुरक्षा और पारस्परिक हितों के लिए परिवारों के अनेक समुदाय बन जाते हैं। विभिन्न गांव जैसे हो गए विभिन्न गांव, नगर निगम, जब ये समुदाय एक सर्वोच्च सत्ता द्वारा संयुक्त कर दिए जाते हैं तब क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है। दूसरा हो गया शक्ति। बौद्ध के अनुसार राज्य क्या है? शक्ति की उपज है। अरस्तु की भांति बौद्ध राज्य को परिवार का समुदाय मानता है, पर अरस्तु की भांति वो यह स्वीकार नहीं करता है कि राज्य परिवार का स्वाभाविक विकास है।
इसके विपरीत जैसा कि सेवाइन ने लिखा है, बौद्धा का मत है कि राज्य के निर्माण में कहीं न कहीं शक्ति का हाथ अवश्य रहता है। इस प्रकार बौद्धा ने परिवार के अलावा शक्ति को भी राज्य का आधार माना है। इस प्रकार उसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन और आधुनिक सिद्धांत का सम्मिश्रण किया है। तो बौद्धा ने क्या राज्य को क्या माना है? शक्ति की उपाधि। अरस्तु की भांति बौद्धा राज्य को परिवार का समुदाय मानता है, पर अरस्तु की भांति स्वीकार नहीं करता है कि राज्य क्या है, परिवार का स्वाभाविक विकास है। इसके विपरीत जैसे सेवाइन ने लिखा है कि बौद्धा का मत है कि राज्य के निर्माण में कहीं न कहीं शक्ति का हाथ अवश्य रहता है। इस प्रकार बौद्धा परिवार के अलावा शक्ति को भी क्या है, राज्य का आधार मानता है। तो इस प्रकार उसने राज्य की जो उत्पत्ति का संबंध में उसने प्राचीन और आधुनिक सिद्धांत का सम्मिश्रण किया है। उसके बाद हो गया सामान्य संपत्ति। बौद्धा के अनुसार राज्य न केवल परिवारों का वरन उनकी सामान्य संपत्ति का भी समुदाय है। यहाँ उसने अरस्तु का अनुकरण न करके सामान्य संपत्ति शब्द अपनी ओर से जोड़ दिया। ऐसा उसने एक निश्चित उद्देश्य से किया। यह उद्देश्य है कि व्यक्तिगत संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे शासन के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना। वस्तुतः बौद्धा व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना चाहता था। तो उसका विचार था कि संपत्ति परिवार का गुण है, परिवार का क्षेत्र व्यक्तिगत है, राज्य का सार्वजनिक। संपत्ति पर परिवार का अधिकार होता है, पर्वसत्ता पर शासक और उसके मजिस्ट्रेटों का। उसके अनुसार परिवार में अंतर्निहित संपत्ति का अधिकार होता है, पर्वसत्ता पर शासक और उसके मजिस्ट्रेटों का। उसके अनुसार परिवार में अंतर्निहित संपत्ति का अधिकार प्रभु का शक्ति के ऊपर भी निश्चित सीमा पर आरोपित होता है। तो उसका अनुसार यह है कि अंतर्निहित जो संपत्ति है उस पर परिवार का अधिकार होता है, जबकि पर्वसत्ता पर शासक और उसके मजिस्ट्रेटों का। देन हो गया 5 हो गया सर्वोच्च शक्ति का शासन। बौद्धा के अनुसार राज्य पर सर्वोच्च शक्ति का शासन होता है। यह शक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। यह आदेशों को जारी करती है और राज्य के सब व्यक्तियों, समुदायों आदि को उसका पालन करना पड़ता है। बौद्धा के शब्दों में पर्वसत्ता राज्य में शासन करने की निरपेक्ष और अस्थायी शक्ति है। देन हो गया विवेक का शासन। बौद्धा के अनुसार राज्य पर विवेक का शासन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य की सर्वोच्च शक्ति का शासन विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण शासन से बौद्धा का अभिप्राय है प्राकृतिक कानून के अनुसार शासन, जिसमें न्याय की भावना सदैव निहित रहती है। अब दूसरा हो गया राज्य का जो उद्देश्य क्या है बौद्धा के अनुसार। बौद्धा ने अपने राज्य संबंधी विचार अरस्तु से ग्रहण किए। तो बौद्धा ने अपने जो राज्य संबंधी विचार हो अरस्तु से ग्रहण किए, परंतु अरस्तु के समान राज्य के उद्देश्यों के संबंध में उसका स्पष्ट कोई सिद्धांत नहीं है। इस संबंध में सेबाइन ने लिखा है, राज्य के उद्देश्य के संबंध में बौद्धा का कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं था। वह लक्ष्य क्या है जो पर्वशक्ति अपने प्रजाजनों के लिए प्राप्त करे, इस बारे में बौद्धा ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। तो उसने अरस्तु की भांति राज्य के कोई स्पष्ट उद्देश्य, कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं दी उद्देश्य के संबंध में। इस बारे में बौद्धा ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। उसने देखा है कि यहाँ अरस्तु उचित मार्गदर्शन नहीं करता। नगर राज्य के जो लक्ष्य थे वे आधुनिक राज्य के लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि नागरिक की प्रसन्नता या हित कोई व्यवहारिक लक्ष्य नहीं है। तो उसने ये कहा कि नागरिक का ही प्रसन्नता या हित कोई व्यवहारिक लक्ष्य नहीं है, लेकिन वह इस बात के लिए भी तैयार नहीं था कि राज्य का उद्देश्य केवल शांति की स्थापना और संपत्ति की सुरक्षा ही रखे। राज्य का एक शरीर और एक आत्मा होती है। राज्य की शांति अधिक ऊंची है, यद्यपि शरीर की तात्कालीन आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में बौद्धा ने राज्य के उच्चतर उद्देश्यों का कभी कोई विवरण नहीं दिया है। परिणामतः उसके दर्शन में एक बड़ी त्रुटि रह जाती है कि वह इस बात की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाता है कि नागरिक प्रभु की आज्ञा क्यों पालन करे। तो इसका सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स या त्रुटि रहती है इसके सिद्धांत में कि वह इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता है कि नागरिक प्रभु की जो आज्ञा है, ये जो संप्रभु की आज्ञा है, उसका पालन क्यों करे। तो उसने ये लक्ष्य नहीं बताया है, राज्य का ये उद्देश्य नहीं बताया है कि राज्य का उद्देश्य के संबंध में उसने कोई सिद्धांत नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया जीन बौद्धा का राज्य का जो संबंधी जो सिद्धांत है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.